नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज 3 T20I मैच का आखिरी मैच जो है वो कल हुआ। जी हाँ, बैक टू बैक 24 घंटे का भी वक्त नहीं था। उसके बाद फिर से प्लेयर्स को वापस से लौटना था और एक काफ़ी हैक्टिक टाइप का शेड्यूल हो गया। अगर हम देखें बैक टू बैक जो सेकंड और थर्ड T20I हुआ, लेकिन चलिए तीनों मैचेस कहीं ना कहीं कंप्लीट हुए। कल तीसरा मैच था और वहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत अच्छा क्लीन स्वीप करने का जो चांस था नेपाल टीम के पास, वो उन्होंने कहीं ना कहीं गंवा दिया। एक 3-0 करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन बहुत ही करारी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा और वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही जो है क्रशिंग तरीके से कम 10 विकेट से जो है नेपाल को इस मैच में मात दे दी और कम से कम व्हाइट वॉश से वो बच गए। लेकिन फिर भी 2-1 से नेपाल इस सीरीज़ को जीतने में कामयाब रहा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मैच में ऐसा क्यों हुआ नेपाल के लिए और क्या कुछ चीज़ें रही है इस मैच के बारे में। तो यहाँ शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेस बाय फेस। बिल्कुल, अगर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 37 रन 37 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए, और वहीं पर वेस्ट इंडीज़ ने 47 रन किए 47 रन बिना कोई विकेट गंवाए। और वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत सॉलिड ये पावर प्ले गया पहला, जो 1 से 6 ओवर का था और बिना कोई विकेट गंवाए। तो खैर पहला फेस वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा। वहीं दूसरे फेस में अगर देखें 7 से 15 ओवर मिडिल ओवर की बात करें तो यहाँ 62 रन बनाए नेपाल ने 62, 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं वेस्ट इंडीज़ ने 76 रन किए इस मिडिल ओवर्स में और बिना कोई विकेट गंवाए, और मैच भी उन्होंने इसी मिडिल ओवर्स में ही जीत लिया। और ये फेज़ भी मैच भी वेस्ट इंडीज़ अपने नाम कर गया। वहीं नेपाल ने डेथ ओवर्स में 16 से 20 में 23 रन, सिर्फ 23 रन और जोड़े और 5 विकेट नेपाल ने और अपने गंवा दिए। बिल्कुल, तो यहाँ फेस बाय फेस का सूरत हाल आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ने जो है मैच में ही डोमिनेट किया, तो फेस बाय फेस भी ऑब्वियसली बात है डोमिनेट यहाँ पर किया ही होगा। पहला फेस हालांकि नेपाल का बहुत अच्छा गया था, बल्कि अब तक का सबसे बेस्ट मैं कहूँगा पावर प्ले गया था तीनों मैचेस में। पहले मैच में 34 पे 2 थे 6 ओवर में, दूसरे मैच में 39 पे शायद 2 थे, और अभी हम देखें इस बार 37 पे 0। ये बहुत बेहतर था पहला पावर प्ले में। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा पावर प्ले रहा वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, जहाँ पर ना रन उतने बन पाए ना ही विकेट पे कंट्रोल कहीं ना कहीं रह पाया। खैर, बल्लेबाजी की तरफ आगे बढ़ेंगे उससे पहले डेफिनेटली नेपाल ने इस मैच में काफ़ी चेंजेस किए। 3 से 4 कम से कम प्लेयर्स ने चेंज किए। लोकेश बाम यहाँ पर आए, उसके बाद अगर हम आरिफ यहाँ पर आए, और अगर आप देखें आसिफ शेख को यहाँ पर रेस्ट दिया गया, जो अच्छा खासा स्कोर उन्होंने किया ओवरऑल। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहब आलम को यहाँ पर लेकर आया गया वापस से। तो ये कहीं ना कहीं सूरत हाल हमें देखने को यहाँ पर मिला। और कुछ आज चेंज यहाँ पर नेपाल टीम ने ज़रूर किए, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर कई सारे प्लेयर्स टीम में मौजूद थे। बल्लेबाजी की जहाँ तक बात करें, कुशल गुरतल ने 29 गेंदों में 39 किए। फायदे उनके बल्ले से कुछ रन्स निकले, हालांकि उन्होंने शुरुआत थोड़ी और तेज की थी। एक वक्त पे वो 150 से 160 की स्ट्राइक रेट पर थे, जब उन्होंने तेज गेंदों में शायद 31 करीब पे थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनका जो स्ट्राइक रेट है वो गिरा। शुरुआत उनकी थोड़ी तेज हुई थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगे थे। और उसी जो है उनका जो स्ट्राइक रेट रन स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे 134 रहा, जो कि थोड़ा सा इससे और बेटर यहाँ पर हो सकता था। लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ हमें नजर नहीं आया। कुशल मल्ला को ओपनिंग ट्राई किया, वो तो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। 12 रन उन्होंने बनाए 21 गेंदों में। रोहित पटेल 17 रन 19 गेंदों में, यहाँ पर बहुत स्लो इनिंग निकल कर आई। फिर गुलशन जाके 10 गेंदों में 12 रन आउट हो गए। वो उनकी भी इनिंग बहुत स्लो जा रही थी। 83 का स्ट्राइक रेट था। संदीप जोरा कल उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली थी, लेकिन आज 14 ही रन वो महज जोड़ पाए। उनका भी स्ट्राइक रेट 93 के आसपास का था। आरिफ शेख आए, जो 200 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन सिर्फ 3 ही गेंदें उन्होंने यहाँ पर खेली। आदिल ने 3 रन दिए, 2 रन आउट हो गए। गुलशन और आदिल ये भी टीम को कहीं ना कहीं भारी पड़ा। ये अच्छा खासा तेज खेल सकते थे और स्कोर जो है वो अच्छा खासा पहुंचा सकते थे और ज़्यादा 150 के आसपास, लेकिन 2 रन आउट ने भी काफ़ी डेंट किया। और उसके बाद लोकेश बाम को भी मौका मिला, उन्होंने भी 10 गेंदों में महज 2 रन किए, यहाँ पर भी 90 स्ट्राइक रेट। तो काफ़ी स्ट्रगल किया नेपाल के बल्लेबाजों ने। अगर हम देखें एक कुशल गुरतल थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए, कुछ आज शॉट भी उन्होंने बेहतरीन लगाया, लेकिन उसके अलावा कुछ खासा कुछ बल्लेबाजी में देखने को नहीं मिला है। बल्लेबाजी डेफिनेटली ये तो कहेगा कि इस पूरे सीरीज में ही उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है। अगर आप देखेंगे मैच 1 में भी रही है, मैच 2 में भी सिर्फ 2 ही प्लेयरों ने पूरा का पूरा समा बांधा था, आसिफ और संदीप। बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने बल्लेबाज थे उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, और आज भी पूरी की पूरी लाइनअप ने ही डिसअपॉइंट किया। थोड़ा बहुत कुशल गुरतल को अगर आप एक्सेप्शन दे दें तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे, उससे ज़रूर मिस आउट मत करिएगा। लेकिन आज के इस मैच के सूरत के हाल के हिसाब से पूरी बैटिंग यूनिट ने मैच 122 रन की पूरी बैटिंग यूनिट जोड़ पाई। इससे थोड़ा सा और बेटर वो कर सकते थे, क्योंकि वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। ये सबसे लोएस्ट स्कोर था उनका इस सीरीज में पहले बल्लेबाजी करते हुए। एंड वेस्ट इंडीज के बॉलिंग फिगर्स क्या कहते हैं?
बिल्कुल, और बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो रेमॉन सिमंड्स ने काफ़ी बेहतर बॉलिंग कराई, 3 ओवर में 15 रन 4 विकेट लिए। और वहीं पर जेडिया ब्लेड्स ने फिर से एक बार अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने 2 विकेट उन्होंने भी निकाले 20 रन देकर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आकिल हुसैन को एक ही विकेट मिला, पर इकोनॉमिकल थोड़े रहे वो। आकिल हुसैन का एंड इतना अच्छा गया नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, इतने बड़े वो नाम है, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं आईसीसी रैंकिंग में बॉलर्स में, उतना बेहतर नहीं रहा। नहीं, ज़रूर सही कहा आपने, जबकि कंडीशन भी उनके फेवर में थे, स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही। ज़रूर, और बहुत बेहतर करना चाहिए था, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था बॉलिंग से, पर ऐसा हुआ नहीं। और हमें कुछ और बॉलर दिखे कि जहां जेडिया ब्लेड्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, कभी जैसन होल्डर ने, पर कलेक्टिव बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं हुआ। और खासकर अकील हुसैन की तरफ से तो इतना खासा परफॉर्मेंस नहीं आया अगर हम देखें तो। और लेकिन कल के मैच में रेमॉन सिमंड्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। बिल्कुल सही कहा। और डेफिनेटली यहाँ पर जो पिच जो है वो काफ़ी डिफरेंट थी इस बार अगर हम देखें ओवरऑल, जैसे खेलते काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आकिल हुसैन ने भी कहा, कल जो है वो एकदम डिफरेंट पिच थी, कल घास भी थी पिच के ऊपर, और पेसर्स को भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही थी, तो कल का जो पिच है बहुत डिफरेंट था। उसके बाद चेस करने की अगर बात करें आप वेस्ट इंडीज़ की, तो बहुत ही ज़्यादा एक तरफा चेस रहा, जाहिर सी बात है। फाइनली जाकर थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बेहतर तरीके से रिदम में आए उनके बल्लेबाज अगर हम देखें। और आमिर जंगू ने 74 रन किए 45 गेंदों में 164 के स्ट्राइक रेट से, और अगस्त ने 29 रन किए, माफ कीजिएगा 41 रन किए 29 गेंदों में 142 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर रहा। तो एक चीज़ उनको और फायदेमंद रही, वो ये थी कि दोनों ही मैचों में अगर हम देखें तो दिपेंद्र सिंह ने कहीं ना कहीं शुरुआत की और बहुत ज़्यादा बांधे रखा था, विकेट भी उन्होंने निकाले, लेकिन इस बार उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़ा, और इस बार डेफिनेटली दिपेंद्र सिंह को रेस्ट दिया गया था, तो उसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया। और बाकी बॉलर्स इतना इफेक्टिव नहीं रह पाए, एक विकेट भी नहीं निकाल पाए। डेफिनेटली बात है, एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहता है कि आप एक विकेट भी ना निकाल पाए, भले ही आप सीरीज जीत गए हो, लेकिन इतनी बुरी हार होना वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो मलाल तो रहता ही है कि यार इससे तो थोड़ा बेटर हम कर ही सकते थे। बल्लेबाजी में कम से कम 140-50 पहुंच जाते, और उसके बाद कम से कम 4-5 विकेट से वेस्ट इंडीज जीतता, तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा दोनों डिपार्टमेंट में बहुत खराब परफॉर्मेंस हुई और बहुत बुरी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। हम ये नहीं कह रहे कि हार गए कोई बात नहीं, हार गए चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा और फाइट यहाँ पर दिखाया जा सकता था। जैसे आप 2 मैच जीत कर आए, जैसे आप 2 मैच जीते थे, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जितना ज़्यादा क्लोज जाते उतना बेहतर रहता। पहले ही बल्लेबाजों ने सरेंडर किया, फिर बॉलर्स ने जिस तरीके से अपना 123 रन का टारगेट था उसमें अगर कुछ और विकेट्स गिराते, थोड़ा करीब जाते, जितना आपने कितना बेहतर खेला है अपने उन 2 गेमों में, बस उसका थोड़ा हमें यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारे ही मैच जीतना शुरू कर दीजिए, ये बेवकूफ़ जैसी सोच होती है कि अब थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस आता है, फाइट होती है। आप कितना क्लोज जाकर हार रहे हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव और आपके लड़ने के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा मैच में बने हुए हैं। लेकिन इस वाले मैच में बहुत ज़्यादा फ्लैट रही है नेपाल, अगर हम देखें, चाहे बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो। पूरा वेस्ट इंडीज़ ने हमेशा बैकफुट पे रखा शुरू से लेकर मैच खत्म। बिल्कुल, ये होता है, ये लापरवाही वाली चीजें होती हैं। आप देखिए टीम पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाई, क्यों एक बॉल छूटी, ये सोचने वाली बात है। 122 रन बने, ये बहुत ठीक है, लेकिन 20 ओवर पूरे बल्लेबाजी टीम ने क्यों नहीं की, आखिर एक बॉल क्यों वहां पर रह गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि छोड़ देना या हो जाना, ये ठीक नहीं है कि आप थोड़े से ईजी हो जाए, क्योंकि आप वो अपने प्लेयर्स चेंज किए, वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो आप प्लेयर्स दूसरे लेकर आए वो भी तो आखिर इंटरनेशनल लेवल के हैं। ऐसे तो नहीं कि आप डोमेस्टिक से सीधा उठा के लेकर आए, आज पहला मैच डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल मैचेस वगैरह खेले हुए, तो इससे थोड़ी सी बेटर बल्लेबाजी की उम्मीद थी। इतनी खराब बल्लेबाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जितनी खराब बल्लेबाजी टीम ने की है। सिर्फ कुशल नहीं, शुरुआत थोड़ा सा कुशाल अटैक किए, एक 6 भी पूरा स्टेडियम पानी भेजा, वो कुछ अच्छा था, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ने स्टेप अप करता हुआ नजर नहीं आया। तो बल्लेबाजी में डेफिनेटली टीम ने डिसअपॉइंट किया, 20 ओवर पूरे बल्लेबाजी ना कर पाना और बॉलिंग यूनिट से एक आध विकेट भी ना निकालना, थोड़ी फाइट भी ना दे पाना, ये एक ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग नोट पर फिनिश किया नेपाल ने इस सीरीज को। लेकिन डेफिनेटली सीरीज वो 2-1 से जीत गए थे। एंड बॉलिंग नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है, अगर हम नेपाल के देखें, एक बार नंबर्स जान लेते हैं, क्योंकि विकेट्स टैली में तो नंबर्स कुछ है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, आदिल आलम और साहब आलम ने बहुत ज़्यादा रन दिए हैं और 2 ओवर में 24 रन करके इन्होंने दिए हैं। बॉलिंग इतनी खासा नहीं रही, सारे बॉलर्स की एक विकेट भी नहीं ले पाए, तो क्या ही खासा रही होगी। और ज़रूर है, ये फिर से वही कहेंगे कि डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहा है। थोड़ा सा और कम्पिटिटिव आपको दिखाना चाहिए था। बल्लेबाजी तो क्वेश्चन मार्क रही है इस 3 मैचों में ओवरऑल अगर हम देखें। कुछ एक
2-3 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ने टीम को काफ़ी ज़्यादा जी हाँ। बुरा फंसने से बचाया है बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग भी इस वाले मैच में काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र आई। बिल्कुल। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसी नोट पे हम खत्म करना चाहेंगे, जो अच्छी टीमें होती है ना, जो डेफिनेटली कुछ बेहतर करना चाहती हैं या फिर एग्रेसिव टीमें होती हैं, वो ये 19-20 नहीं छोड़ती हैं। उनके सामने उन्हें जो मिलता है वो उसे क्रश कर डालती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आपने दोनों मैचेस जब जीते तो आपको इसमें भी एक टॉप परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। हार जीत की बात अलग है, लेकिन एक कम्पिटिटिवनेस होता बल्लेबाजी में भी देखने को मिला। जिन्होंने आपको कहा कि ना वो पूरे ओवर खेल पाए, बल्लेबाज काफी डिसअपॉइंट किया, बल्लेबाजों ने कोई रन्स नहीं कर पा रहे। जिन्हें मौका मिला इस मैच में कम से कम वो तो स्टेप अप करते। लोकेश बाम है, आरिफ शेख है, जिनको और जिन बल्लेबाजों को मौका मिला कम से कम वो रन्स करते। गुलशन झा ने कुछ खासे रन्स नहीं किए सीरीज में, पूरी सीरीज में उससे पहले भी डिसअपॉइंट रहे, तो कम से कम इनको परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। कुशल भुट्टल को इनिंग अपनी और लंबे लेके जानी थी, वो भी इस सीरीज में फ्लॉप हुए। तो ये सोचो जिनको मौका मिला वो तो कम से कम परफॉर्मेंस करते। ये ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस रही है। भले ही आप सीरीज जीते हो, लेकिन ये इस इतनी बुरी तरह हारना ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और सेटबैक जरूर है। फाइट कम से कम आना चाहिए था। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट वीडियो देखना मिस आउट मत करिएगा, जो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे इसी सीरीज से रिलेटेड। आखिर क्या इस सीरीज से टोटल गेन किया, कैसी क्वालिफायर के लिए तैयारी हुई है और क्या सारे स्टैट्स क्या कहते हैं, सब उस वीडियो में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए के साथ।